हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज के सेशन से पहले, इस सेशन को पढ़ने से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। इससे पहले वाला वीडियो वो था रेजिडेंशियल स्टेटस पे, वो ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो बहुत सारे एमसीक्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत आ जाएगी इसको समझने में, ठीक है। तो आज का सेशन, जैसे मैंने कहा था, रेजिडेंशियल स्टेटस हम करेंगे। उसके बाद मैं सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन के भी एमसीक्यूज लेके आऊँगा। देन कॉस्ट अकाउंटिंग और जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो सारे एमसीक्यूज हम कवर करेंगे। तो चलिए आज पहले शुरू कर लेते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस का स्टेटस के एमसीक्यूज हैं। पहला है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स नहीं है दोस्तों, सबसे पहले तो ये थोड़ी सी करेक्शन मुझे करनी है। इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, ऐसी इनकम जो इंडिया से बाहर मिली, एक्रू और अराइज इंडिया से बाहर हुई, बट आर रिसीव डायरेक्टली इनटू इंडिया, लेकिन वो इंडिया में मिली, आर टैक्सेबल इन केस। वो किस केस में टैक्सेबल होगी? रेजिडेंट ओनली, बोथ ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सी नॉन रेजिडेंट, डी ऑल ऑफ द एसएससी। दोस्तों, स्कोप ऑफ इनकम अगर आप पढ़ोगे, स्कोप ऑफ इनकम छोटा सा टॉपिक है, अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई इनकम आपको इंडिया में मिली है लेकिन हुई वो बाहर से है, तो वो हर एक केस में, सब एसएससी के केस में टैक्सेबल हो जाएगी। उसके लिए आप थोड़ा सा इस जो मैंने बताया स्कोप ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, उसको आप थोड़ा सा रीड करोगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज बेसिक कंडीशन फॉर ए पर्सन हु लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। बेसिक कंडीशन उस पर्सन की, इंडिविजुअल की, जिसने इंडिया को छोड़ा एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी इंडिया छोड़कर बाहर चला गया, किसके लिए? जॉब के लिए। उसके लिए बेसिक कंडीशन क्या है? दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि एक इंडिविजुअल के लिए बेसिक कंडीशन क्या है। बेसिक 2 कंडीशन है, उसमें दोनों में से उसको एक फुलफिल करनी है। वो 2 कंडीशन क्या हैं वो यहां लिखी हैं। एटलीस्ट 182 डेज इन इंडिया और एटलीस्ट 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन प्रीसीडिंग 4 ईयर। ये 2 बेसिक कंडीशन है। दोनों में से कोई भी एक अगर एक इंडिविजुअल फुलफिल करता है तो वो बन जाता है रेजिडेंट। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। कोई ऐसा इंडिविजुअल जो इंडिया छोड़कर बाहर जाता है जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर कोई इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन एप्लीकेबल होती है, वो है फर्स्ट, यानी एटलीस्ट 182 डेज इन इंडिया। उसमें सेकंड कंडीशन नहीं देखी जाती। तो इस केस में क्योंकि ये जो पर्सन है एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर चला गया, तो मैंने बताया कि जो बाहर चला जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन देखी जाएगी, यानी फर्स्ट वाली, एटलीस्ट 182 डेज इन इंडिया इन द लास्ट ईयर। और बाकी इंडिविजुअल्स के लिए दोनों कंडीशन में से कोई एक फुलफिल करनी है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, ये मैंने कल बताया था, कल के सेशन में ये बता चुका हूं, तो अगर किसी ने नहीं देखा वीडियो वो देख लो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। चलिए नेक्स्ट। एन इंडिविजुअल में भी, एक इंडिविजुअल जो है मे बी रेजिडेंट इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, इधर ए और बी, नन ऑफ दीज। दोस्तों, एन इंडिविजुअल मे बी रेजिडेंट, रेजिडेंट कब बनता है? बेसिक कंडीशन जो 2 है उनमें से एक फुलफिल कर दे, कोई भी एक। नॉन रेजिडेंट कब बनता है? दोनों में से एक भी फुलफिल ना कर पाए। तो वो अगर फुलफिल कर गया तो रेजिडेंट इन इंडिया, और नहीं फुलफिल कर पाया तो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी इधर ए और बी, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट। To be a resident in India, an individual has to satisfy dash basic condition। भाई कितनी बेसिक कंडीशन मैंने बताई 2 बेसिक कंडीशन, ठीक है। तो दोनों में से कितनी फुलफिल करनी होती हैं? दोनों में से कोई एक। कौन सी एक? कोई भी, ए या बी, कोई भी, इधर ए और बी, यानी फर्स्ट, सेकेंड, बोथ ए एंड बी, या इधर ए और बी। तो भाई दोनों में से दोनों नहीं करनी है, कोई एक फुलफिल करनी है, तो बन जाता है रेजिडेंट। तो इधर ए और बी, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे। नॉन रेजिडेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन। नॉन रेजिडेंट जो है वो किस सेक्शन के अंडर डिफाइंड है? अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 30, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 34, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 35, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, नॉन रेजिडेंट किस सेक्शन के अंदर है ये आपको याद ही रखनी है। मैंने कल जो वीडियो में आपको बताया था रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में, उसमें सेक्शंस भी साथ साथ बता रहा था, भाई याद रखनी है आपको, ये पूछी जा सकती है एमसीक्यूज में। चलिए, कर्ता ऑफ HUF इज नॉन रेजिडेंट इन असेसमेंट ईयर 2020-21 एंड 10 HUF इज। देखिए HUF के लिए क्या है कि HUF रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, अगर HUF हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली, अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से है या पार्शली इंडिया से, पार्शियल का मतलब मैंने कल भी बताया था कि 12 महीने में से मान लो 1 महीना भी अगर वो इंडिया से कंट्रोल हुई है या उसकी मैनेजमेंट इंडिया से है,
तो वो रेजिडेंट बन जाएगी। अगर होली पूरी की पूरी तरह इंडिया के बाहर से कंट्रोल हो रही है तो वो बन जाएगी नॉन रेजिडेंट। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो इसलिए ये नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है और रेजिडेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्लियर नहीं है यहाँ पे, तो नॉन रेजिडेंट हो सकती है। दूसरा, अगर ये रेजिडेंट है भी तो उसके बाद ऑर्डिनरी रेजिडेंट देखा जाता है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट में क्या देखा जाता है कि जो करता है उसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहली कि 10 में से 2 साल अगर वो इंडिया में स्टे किया और 730 दिन आउट ऑफ 7 ईयर्स अगर वो इंडिया में रहा तो वो बन जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो बन जाता है RNOR, यानी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उसने कहा कि कर्ता वैचो इज नॉन रेजिडेंट, वो नॉन रेजिडेंट था 2020-21 में, 1 साल की बात की। इसने कहा एडिशनल कंडीशन में 2 साल बताए गए, तो 10 में से 2 साल, भाई 1 साल की तो बात हो गई, 1 और साल की बात इसने नहीं बताई कि 2 साल में टोटल में बताना है कि वो 2 साल था या नहीं था, इसलिए क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी केस हो सकता है ये, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, एनी ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी वो केस हो सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस, इफ HUF इज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली सिचुएटेड इन इंडिया। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है तब तो वो बन गई रेजिडेंट। उसके बाद हमें देखना होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसके लिए कंडीशंस हैं जो एडिशनल कंडीशंस। तो यहां तक तो हो गया रेजिडेंट। एंड करता ऑफ HUF इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर दैट प्रीवियस ईयर। भाई 1 साल वो नॉन रेजिडेंट था। देखिए रेजिडेंट के लिए हमने देखा कि पूरा का जो उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो इंडिया से है, तो वो तो बन गई रेजिडेंट। अब उसके बाद ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए हमें क्या देखना होता है, एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशन में क्या था भाई, 10 में से 2 साल जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, या 7 साल में से 730 दिन। भाई यहां पर ये क्लियर नहीं है। इसने कहा कर्ता ऑफ HUF इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर, उस साल वो नॉन रेजिडेंट था, सिर्फ उस साल की बात की, उससे पिछले वाले साल की बात नहीं की है। तो हमें इसमें भी क्लैरिटी नहीं है, तो वो ROR रेजिडेंट तो है ही, लेकिन उसके साथ वो ROR या RNOR दोनों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ 1 साल की बात की है, जबकि कंडीशन में 2 साल बताए गए। 10 में से 1 साल तो बाहर आया, बाकी के 9 साल का वहाँ पे जिक्र नहीं है, इसलिए हम इसका फैसला नहीं कर सकते। तो ROR भी हो सकता है और RNOR भी हो सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इफ कर्ता इज रेजिडेंट, अगर कर्ता रेजिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, दोनों है, बट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ HUF इज सिचुएटेड पार्शली आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, द HUF इज, देखो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से तो ये पता चलता है कि रेजिडेंट है या नहीं। अगर होली या पार्शली इंडिया से है तो रेजिडेंट, और अगर होली इंडिया से बाहर से इसका मैनेजमेंट कंट्रोल किया जाता है तो वो बन जाता है नॉन रेजिडेंट। अब कर्ता के ऊपर इसने कह दिया कि कर्ता क्या है, इफ कर्ता इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट दोनों हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए फिर, रेजिडेंट एंड, यानी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल इन केस। ऐसी इनकम जो इंडिया से बाहर एक्रू या अराइज हुई, लेकिन जो बिजनेस है इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है, इज टैक्सेबल इन, किस केस में टैक्सेबल होगी, ROR, B यानी रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, बोथ ROR एंड RNOR, ऑल ऑफ द अबव। तो कोई भी ऐसी इनकम जो बाहर से हुई लेकिन कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है, तो वो दोनों केसेस में बोथ ROR एंड RNOR दोनों के अंदर ही टैक्सेबल होगी। तो इसका आंसर रहेगा C। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस टू बी डिटरमिन फॉर, रेजिडेंशियल स्टेटस हम किस ईयर के लिए डिटरमिन करते हैं, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, कैलेंडर ईयर, नन ऑफ दिस। दोस्तों रेजिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि हम जो टैक्स देते हैं प्रीवियस ईयर की इनकम पे देते हैं, तो वो प्रीवियस ईयर पे ही प्रीवियस ईयर के लिए ही टैक्स जो है डिटरमिन किया जाता है। लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के लिए ही जिस साल की इनकम पे टैक्स देना उसी ईयर के लिए जो है वो डिटरमिन किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड नॉन रेजिडेंट इफ ही सेटिस्फाइज। एक इंडिविजुअल को नॉन रेजिडेंट कब कहते हैं, जब वो सेटिस्फाइज करे A 1 बेसिक कंडीशन, B बेसिक एंड एडिशनल कंडीशन, C नन ऑफ बेसिक कंडीशन, D 1 ऑफ द बेसिक एंड बोथ ऑफ एडिशनल कंडीशन। देखो एक इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट कब कहलाता है, सबसे पहले रेजिडेंट कब कहलाता है, 2 बेसिक कंडीशन में से एक फुलफिल करनी है और दोनों ना फुलफिल करे तो वो क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट। तो नन ऑफ द बेसिक कंडीशन, यानी जो बेसिक कंडीशन है अगर वो कोई भी फुलफिल नहीं करता तब वो बन जाता है नॉन रेजिडेंट। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
residential status of HUF whose control and management is partially in India and the कर्ता stays in India for 360 days during the period of 7 years, मतलब 360 दिन रहा पिछले 7 साल में, वो क्या है? तो सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF हु कंट्रोल एंड पार्शली इन इंडिया, अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पार्शली इंडिया में है तो वो बन जाएगी रेजिडेंट। और एडिशनल कंडीशन कि वो रेजिडेंट है, सॉरी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसके लिए क्या कंडीशन थी कि 730 दिन आउट ऑफ कितने, 730 दिन आउट ऑफ 7 ईयर्स, तो यहाँ पे कितने दिन रुक रहा है 360, मतलब वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता, इसका मतलब वो क्या बनेगा, सिर्फ रेजिडेंट, यानी एडिशनल कंडीशन उसने फुलफिल नहीं की जो कि कहती थी कि पिछले 10 में से 2 साल या फिर 7 साल में से 730 दिन, यानी कितने दिन 730, 7 साल में से 7 ईयर में से कितने दिन 730 डेज, लेकिन 7 साल तो हैं लेकिन डेज कितने हैं 360, इसका मतलब एडिशनल कंडीशन जो इसके साथ जोड़ी गई है वो फुलफिल नहीं करता तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बन सकता, तो तब वो क्या सिर्फ बनेगा रेजिडेंट। तो दोस्तों ये थे इसके एमसीक्यूज। मैं सिर्फ एमसीक्यूज करवाने को बहुत सारे करवा सकता हूं, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, लेकिन क्योंकि इतना टाइम नहीं है तो मैं सिर्फ वो एमसीक्यूज ला रहा हूं जो मुझे लगता है कि इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो वो एमसीक्यूज ला रहा हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सेल इनकम, उसके भी कुछ 15-20 एमसीक्यूज लेके आऊंगा, लेकिन वही एमसीक्यूज जो मुझे लगता है पर्सनली कि शायद इसमें से कोई ना कोई एक एमसीक्यू आपको पूछा जा सके, हालांकि एमसीक्यूज बहुत सारे बन सकते हैं, इतना टाइम नहीं है, तो इस तरह के एमसीक्यूज मैं लाऊंगा। आगे भी जो भी टॉपिक्स बचे हैं उसके, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटिंग और जो भी बाकी टॉपिक्स हैं वो एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, और उसके बाद मैं आपसे खुद पूछूंगा भाई अब आपको किस टॉपिक पे एमसीक्यूज चाहिए जो आपको लगता है कंफ्यूजिंग है, इसके एमसीक्यूज ज़्यादा आने चाहिए, लास्ट में वो भी पूछूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।